हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्क्वायर बॉय। इस वीडियो में हम लोग लास्ट वीक की जितने भी बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स आई हुई हैं उनको कवर करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहली न्यूज़ है, इंडिया में जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने टोटल 1,14,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं 2022-23 में। ये डाटा गवर्नमेंट द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, बताया गया है। इसमें दो कंपनी को छोड़ करके बाकी सब ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस करे हैं, जिनमें दो कंपनीज थे ONGC और HPCL। इन दोनों ने जो इनके टारगेट्स थे उनको मिस कर दिया है, जिसमें ONGC का टारगेट था कि वो इस साल के एंड तक में 29,950 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्ट करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे अपने कैपिटल में। और जबकि उन्होंने एक्सपेंडिचर जो करा हुआ है 29,200 करोड़ रुपीज़ का करा हुआ है, जिसमें ONGC विदेश ने जो कि 8,200 का करोड़ का इन्वेस्टमेंट के वादा किया हुआ था, लेकिन वो 2,700 करोड़ रुपए का केल कर पाए हैं। इसका मेन से बताया जा रहा था कि जो ग्लोबल सिचुएशन चल रही है, जो वॉर चल रही है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। अब इसके बाद बात करी गई थी HPCL की। HPCL ने भी मिस कर दिया है अपना टारगेट। उनका टारगेट था 14,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट केवल 13,900 करोड़ रुपए का करा हुआ है। वही चीज़ बाकी जो अदर कंपनीज़ है ऑयल वाली, उन्होंने ज़्यादा ही इन्वेस्ट करा है। जैसे इंडियन ऑयल की बात करें, जो कि नेशन का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिफाइनर है और फॉसिल फ्यूल का रिटेलर है, उसने स्पेंड करे हुए हैं टोटल 35,200 रुपीज़, जबकि उसका टारगेट केवल 28,550 करोड़ रुपीज़ का था। वही चीज़ गेल की बात करें तो गेल का टारगेट 7,500 करोड़ रुपए का था केवल, और उन्होंने स्पेंड करे हुए हैं 8,300 करोड़ रुपीज़ का। और वही चीज़ BPCL जो कि भारत पेट्रोलियम है, उसने भी 11,500 करोड़ रुपए स्पेंड करे हुए हैं, जबकि उनका टारगेट केवल 10,000 करोड़ रुपीज़ का था। ऑयल इंडिया ने भी 5,000 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करे हुए हैं, मतलब एक्सपेंड करे हुए हैं, जबकि 4,300 करोड़ का था। तो आप इस पूरे में देख पाएंगे HPCL और ONGC को छोड़ करके बाकी सारी कंपनीज़ ने ऑयल वाली अपने एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं। और HPCL और ONGC में भी, ONGC को कंसिडर करें तो केवल विदेश वाले ONGC ने काफ़ी ज़्यादा कम एक्सपेंस करे हुए हैं। इंडियन वाले में तो लगभग ऑलमोस्ट मैच ही कर दिया था। 29,200 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, 29,950 करोड़ रुपये का उनका टारगेट था, तो लगभग मैच कर गया, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। केवल और केवल HPCL मिस कर चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़, सेंटर ने रीइम्पोज कर दिया विंडफॉल टैक्स क्रूड ऑयल पे, जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होंगे। अब क्रूड ऑयल पे जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होंगे, उस पर पर टन पे 6,400 रुपये का टैक्स लगा करेगा। ये आप सोच रहे होंगे विंडफॉल टैक्स क्या होते हैं। विंडफॉल टैक्स मेनली उन टैक्स को बोला जाता है अगर कोई चीज़ अचानक से मार्केट के सिचुएशन में हाइप और डल देखते हुए अगर कोई कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा ले रही होती है, तो सेंटर मतलब गवर्नमेंट उस कंपनी पे टैक्स ज़्यादा लगा करके उससे अपने गेन को बढ़ा सकती है, मतलब गवर्नमेंट अपने पास कमाई कर सकती है। उस टैक्स को विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। तो सेंटर क्रूड ऑयल जो कि इस समय डोमेस्टिक प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें 6,400 रुपये का टैक्स लगाएगी, और उसने डीजल पे स्क्रैप कर दिया, मतलब ड्यूटी जो लगती थी उसको खत्म कर दिया है। इसके साथ साथ जो विंडफॉल टैक्स पेट्रोल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे, मतलब जो कि एयर सेक्टर में जो कि एयरलाइंस मूव करती हैं उन पे लगता था, वो उस विंडफॉल टैक्स को इन्होंने जीरो ही रखा है। उस पर कोई भी इन्होंने बढ़ोतरी नहीं करी है, वहाँ पर टैक्स नहीं बढ़ाया हुआ है। ये सारी चीज़ जो भी मैंने आपको न्यूज़ बताई हुई है कि सेंटर ने विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है 6,400 रुपये का, और बाकी सारी चीज़ों पे स्क्रैपिंग कर दी, मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगती थी डीजल पे उसको हटा दिया है। ये 19 अप्रैल 2023 जो कि पिछले बीत गई है, वह तब से लगना शुरू हो चुकी है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, जेम और ज्वेलरी के एक्सपोर्ट्स हम लोग ने 30,000 करोड़ रुपीज़ को क्रॉस कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 23 में। ये गवर्नमेंट ने अभी कल ही अनाउंसमेंट करी हुई है 23 अप्रैल को। और इसके साथ साथ ये बात भी अपडेट आई हुई है कि ये 2.48% का जंप देखा गया था, और 3 लाख करोड़ रुपए के कंपैरिजन में लास्ट ईयर। इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको मैं बताने में बड़ा मज़ा आएगा, जिसको जान करके आपको भी शायद हैरानी होगी। आप जानते होंगे इंडिया और USA के एक्सपोर्ट में, इंडिया और USA का जो एक्सपोर्ट होता है उसमें टोटल एक्सपोर्ट 2021 में लगभग 71 से 72 बिलियन डॉलर का हुआ था। और आप जान के हैरान होंगे कि पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स और कॉइन्स का ही एक्सपोर्ट केवल 14.11 बिलियन डॉलर का हुआ था। ये लगभग आप देख सकते हैं 1/5 तो एक्सपोर्ट केवल हम लोग इसी चीज़ का कर रहे होते हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है ना फार्मास्यूटिकल, जिसका अभी तक मेरा तो माइंडसेट ऐसा था, हम लोग US को सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं वो फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स करते हैं, क्योंकि हम लोग इंडिया को फार्मास्यूटिकल की दुनिया का, वर्ल्ड का लीडर भी बोला जाने लगा था। ऐसा मेरे पास न्यूज़ आई हुई थी, तो मैंने सोचा था यही तो कंसिडर किया था। लेकिन जब मुझे ये बात की जानकारी पड़ी कि पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स, कॉइन्स, इन सब चीज़ों को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो मैं खुद शॉक था। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर करनी चाहिए। और लास्ट ईयर
के कंपैरिजन में इस साल 2.48% की ग्रोथ भी दिखी गई है। इस वजह से ये न्यूज़ आपके सामने कवर करी हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ इंडियन रेलवे से रिलेटेड है। इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू 2.4 लाख करोड़ रुपीज़ का आया हुआ फाइनेंशियल 22-23 में। ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखी गई, 25% के लगभग। 1.9 लाख करोड़ रुपीज़ की लास्ट ईयर का रेवेन्यू था 2021-22 ईयर में। बात करते हैं, ये 25% का ग्रोथ है और लगभग 49,000 करोड़ रुपीज़ का ज़्यादा है अमाउंट पिछले साल के कंपैरिजन में। और ऐसा भी देखा जा रहा था क्योंकि इंडियन रेलवेज़ की कोई लिस्टिंग तो है नहीं, इसकी लिस्टिंग जो है वो IRCTC की है। तो IRCTC में भी पिछले कुछ दिनों में लगभग 7.5% की ग्रोथ देखी गई है। आप देख सकते हैं, मैं आपको 28 मार्च से लेकर अभी तक का दिखा रहा हूँ। 7.5% की ग्रोथ देखी गई। पिछले 5 दिनों में भी लगभग 2% का जंप देखा गया, 2 से 2.5% का जंप देखा गया है। ये IRCTC का मतलब इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब जो आप बुकिंग करते हैं ना IRCTC के ऐप से, वो यही ऐप है, उसकी लिस्टिंग के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ है, पोस्ट पैंडेमिक मार्च में अभी तक के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एयर ट्रैफिक देखा गया है। मतलब एयर पैसेंजर्स जो सबसे ज़्यादा देखे गए हैं मार्च में। वैसे कि देखा जाता था दिसंबर में सबसे ज़्यादा पैसेंजर पाए जाते थे, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है, सबसे ज़्यादा पैसेंजर मार्च में पाए गए हैं। इसी के साथ इंडिगो और गो फर्स्ट में कई सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करी गई थी, जिसकी वजह से सीट्स भी कम करी गई हैं। नंबर ऑफ सीट्स वेंट डाउन कंसिडरेबली इन द सेकंड हाफ ऑफ 2022। और इसी के साथ ये भी बताया गया है कि जो गो फर्स्ट की मतलब अकासा ने इंडिगो को मोस्ट पंक्चुअल एयरलाइन का जो टैग था ना इंडिगो के पास, उसको रिनेम कर लिया है इस समय। और ये बात DGCA जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने अनाउंस करी हुई है कि इंडिगो लॉस्ट इट्स टाइटल ऑफ इंडियाज़ मोस्ट पंक्चुअल एयरलाइन इन मार्च 2023 टू इंडियाज़ न्यूएस्ट एयरलाइन आकाशा एयर। आकाशा एयर ये वही एयर है जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था। इसमें वॉरेन बफेट नहीं, इंडिया के वॉरेन बफेट जिनका नाम राकेश झुंझुनवाला था, उनका शेयर था आकाशा एयर में। वो अब इंडिया की सबसे ज़्यादा मोस्ट पंक्चुअल एयरलाइन आ चुकी है। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है, मतलब एयर पैसेंजर का जो ऑडियंस है सबसे ज़्यादा, उसमें सबसे फर्स्ट पोजीशन में इंडिगो आता है जिसके पास 56.8% है। और आकाशा एयर के पास कितना है पैसेंजर? 3.3% केवल। आप समझ रहे हैं, इंडिगो जिसके पास 56.8% है, मैक्सिमम नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन होल्ड करता है, वो आकाशा एयर जिसके पास 3.3% है, केवल उससे हार गया है। ये बहुत बड़ी बात है और आकाशा एयर के लिए लाइमलाइट में आने का ये एक बहुत बड़ा मौका भी था। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गोल्ड के रिजर्व्स के बारे में। ये मैंने प्राइस जो लगा कर रखा हुआ है, ये मेनली दिल्ली का प्राइस है, नेशनल कैपिटल जो इंडिया की है उसको मैंने चूज़ करके रखा हुआ है। आज की डेट में 1 तोला गोल्ड का प्राइस 62,090 रुपीज़ चल रहा है, इंडियन रुपीज़ चल रहा है। ये पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि बढ़ते हुए आ रहा है और लगभग 20% का राइज देखा गया है लास्ट ईयर अक्टूबर से अभी तक में। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं, जब भी ऐसा कहा जाता है, जब भी मार्केट पूरी क्रैश कर रही होती है, पूरे वर्ल्ड में सारी चीज़ें बुरी काम कर रही होती है, तो गोल्ड के प्राइस अच्छे रिटर्न दे रहे होते हैं। आप देख सकते हैं 2018 से अभी तक में 5 साल में इसका रिटर्न लगभग 100% का आया हुआ है। 2018 से आप अभी देखेंगे तो लगभग 100% के आसपास का रिजल्ट आया हुआ है। वही चीज़ बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ में आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में 100% का रिटर्न नहीं आया हुआ था, क्योंकि लास्ट 2 से 3 सालों में कोरोना के बाद से ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं उनके प्राइसेस में डाउनफॉल दिखा गया है। और पिछले 5 दिनों में देखेंगे गोल्ड का प्राइस जो था थोड़ा सा डाउन आया है, मतलब पिछले 5 दिनों के कंपैरिजन में तो थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर थोड़ा सा डाउन गया हुआ है, लगभग 1% के आसपास में। तो ये पूरा गोल्ड के प्राइस की बात थी। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग इंडिया के फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। तो इंडिया का फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व इस बार लास्ट वीक से बढ़ करके $586.41 बिलियन का हो चुका है। और इसके पहले जो लास्ट वीक इंडिया का फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व 584.76 बिलियन का था। ये एक्चुअली में पिछले 2 हफ्ते को क्रॉस करके इस बार का बढ़ चुका है। इसका बढ़ने का कुछ रीज़न ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि US डॉलर और इंडियन रुपीज़ में इंडियन रुपीज़ थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है। लास्ट वीक के कंपेयर करेंगे तो इंडियन रुपीज़ जो था आप देखेंगे 82.11 था, और इस बार इंडियन रुपीज़ स्ट्रांग हो गए 0.08% अच्छा हुआ है, स्ट्रांग हुआ है। इस वजह से इसके प्राइस में थोड़ा सा मतलब इंडिया का फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग देखा जा रहा है, बढ़ता हुआ देखा गया है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया का फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व के बाद USD और INR की। तो एक US डॉलर के बदले में 82.04 इंडियन रुपीज़ मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी प्रेडिक्शन है। मतलब इंडिया की मार्केट जो है स्ट्रांग हो रही है, पूरी वर्ल्ड की मार्केट जहां आप देखेंगे कमज़ोर हो रही है, वहीं पर आप इंडियन की मार्केट काफ़ी अच्छी देख रहे हैं। और ये एक्चुअली में कंसीडर ऐसा करा जा रहा था, मार्केट का कहना ऐसा था कि जो इंडियन रुपीज़ है 85 को क्रॉस कर जाएगा। तो देख सकते हैं पिछले 1 साल में बार ऊपर नीचे करते हुए उसी मार्केट के उसी प्राइस के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा है इंडियन रुपीज़। आप देख सकते हैं
यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ था 29 अप्रैल से, आप देख रहे हैं ये बढ़ा था और 82.29 से आ जा करके फिर नीचे कवर होकर 81 पॉइंट के 80 के पास आया, फिर 82 गया है, फिर नीचे आया 81 के आसपास। तो इस समय इसी के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है और इंडियन रुपीज़ स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। फिर इसके बाद हम इसी तरह के हम लोग लास्ट में जैसे कि बात करते हैं फोर्ब्स की लिस्ट के बारे में। तो वर्ल्ड की फोर्ब्स की लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन बर्नार्ड आर्नोल्ट एंड फैमिली में आई है। ये आपको पता होगा लुई विटॉन की जो पेरेंट कंपनी है वो है LVMH और ये फ्रांस में रहने वाले हैं। सेकंड पोजीशन इलॉन मस्क की आई है। इलॉन मस्क की नेटवर्थ काफ़ी तेज़ी से गिरती हुई जा रही है, $175 बिलियन की नेटवर्थ इनकी रह चुकी है इस समय। और टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक हैं ये, इस समय यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। फिर थर्ड पोजीशन में जेफ बेजोस है 130 बिलियन का। इन दोनों के बीच का गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है इस समय। अमेजॉन के मालिक हैं, अमेजॉन की एक्चुअली में होल्डिंग है, मालिक नहीं रही है अब। अमेजॉन की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, इसकी वजह से इनकी ये वर्थ है। फिर लैरी एलिसन फोर्थ पोजीशन में जो कि ओरेकल के फाउंडर हैं। फिफ्थ पोजीशन वॉरेन बफेट की आई हुई है। सिक्स में बिल गेट्स। सेवन्थ में ये फ्रैंकोइज बेटनकोर्ट मेयर्स एंड फैमिली, आई एम सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हुआ है, ये लॉरियल के पेरेंट कंपनी के मालिक हैं, होल्ड करती हैं इनके शेयर्स। फिर कार्लोस स्लिम, हिलू एंड फैमिली, ये टेलीकॉम सेक्टर में मैक्सिको में वर्क करते हैं। इनके 96.1 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है। ब्लूमबर्ग के मालिक माइकल ब्लूमबर्ग और गूगल के जो को फाउंडर है लैरी पेज, वो 10 पोजीशन में है। 12 पोजीशन में सर्जे ब्रिन है जो कि गूगल के को फाउंडर हैं। स्टीव बाल्मर जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है, वो 11 पोजीशन में। मुकेश अंबानी 13 पोजीशन में आते हैं। मतलब इंडिया का पहला व्यक्ति टॉप 15 में अप्लाई करा, टॉप 10 से बाहर निकल चुका है, मुकेश अंबानी है। अब आप सोच रहे हो कि जो अडानी जी की बात एक टाइम पर चल रही थी, अडानी जी इस समय कहाँ है? अडानी जी का ढूंढते हैं, ये रहे अडानी जी। 25th पोजीशन इस समय गौतम अडानी की चल रही है। गौतम अडानी की नेटवर्थ इस समय 45.8 बिलियन डॉलर की है। एक टाइम पे वो वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे, आज के डेट में वो 25th में आ चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले टाइम में अगर सब कुछ सही रहता है गौतम अडानी दोबारा जंप करेंगे, ऊपर आएंगे, ऐसे चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये कोई मैं आपको अंदाज़ा नहीं बता रहा हूँ, इसके फैक्ट्स हैं, कई सारे एविडेंसेस है जिससे आपको चांसेस दिखेंगे गौतम अडानी दोबारा आएंगे, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ ऐसा होगा। ये डाउनफॉल नहीं है, काफ़ी अच्छे से मैनेजमेंट काफ़ी इनकी स्ट्रॉन्ग है। मेरी जान पहचान में कई सारे ऐसे लोग हैं जो अडानी ग्रुप की कंपनीज़ में काम करते हैं, वहाँ पे ऐसा देखा गया एक भी बंदे की ले ऑफ नहीं हुआ, अच्छी कंपनी निकाल रही है, लेकिन इनका जो कैश फ्लो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है शेयर प्राइस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, मतलब हो सकता है 5 साल 6 साल लग जाए कवर करने में, लेकिन ये ग्रो करके दोबारा टॉप 5 पोजीशन में आ सकते हैं, क्योंकि इनका भी नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा रिलायंस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और इनके भी मार्केट जो कैप्चर कर रहे हैं मेनली पोर्ट्स के मामले में तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी पकड़ इनकी बनाई। इन्होंने हाइफा पोर्ट भी खरीदा हुआ था, जो कि आपके मैंने पिछली वीडियोस में कवर किया हुआ है। ये फोर्ब्स लिस्ट के बारे में थी। तो ये इस वीडियो का अंत था। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई भी सजेशन हो उसको भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चर्चाओं में भाग लें और अपने ज्ञान का विस्तार करें। धन्यवाद। जय हिंद।